हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट में प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप मार्क कर लीजिए इसको। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ओके। The process of organization may be described as the managerial function of the organizing। ठीक है, अगर हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है, मैं एक मैनेजरियल फंक्शन है। अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जो टॉप लेवल है वहाँ पे क्या है, जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी है, किस तरीके से हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको कोऑर्डिनेट करना है, इंटीग्रेट करना है और उनको एक प्रोसेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले वो ये डिफाइन करते हैं कि भाई उनका स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है, यानी कि क्या उनके गोल हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। ओके, और उसके बाद उसके हिसाब से फिर वो क्या करते हैं, फर्दर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमें एक्चुअल में करना क्या है। अगर आपने अपने गोल सेट किए हैं तो किस तरीके से आप वहाँ तक पहुँचेंगे, ये चीज़ आपको वेल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, एक मैनेजरियल फंक्शन है। यानी कि जो डिपार्टमेंट मैनेजर है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल कोट करें तो डिपार्टमेंट मैनेजर है, वो अपने डिपार्टमेंट को अगर ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको प्रॉपरली गैदर करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, इंटीग्रेट करेगा और एक तरीके से जो मैनेजरल फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, कि भाई कब किस तरीके से किस रिसोर्स को हमें कितना ऑप्टिमम यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमें हमारे स्टार्टिंग फेज में ही हम बात कर रहे हैं, जो कि है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद हम कह रहे हैं इट कंसिस्ट इन मेकिंग अ रैशनल डिवीजन ऑफ वर्क इनटू ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे डिपार्टमेंट के जो वर्क्स हैं उनको हमने क्या करा, जो भी हमने अलग अलग ग्रुप बनाए उनमें हमने डिवाइड कर दिया। ओके, जैसे कि क्या है, एचआर डिपार्टमेंट की बात करें तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक अलग, उसका एक सब डिपार्टमेंट हो सकता है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का अलग है, सैलरी का अलग है, कंप्लाइंस का अलग है। तो इस तरीके से जो भी वर्क है आप क्या करोगे, ग्रुप बना के उनमें क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क इनटू ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज and trying together to position representing group of activities so as to achieve a rational, well coordinated and orderly structure of the accomplishment of work। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक तरीके से प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग कर दी कि भाई कब क्या टास्क कौन सा पर्सन या कौन सा एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा और उसकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उन्हें असाइन कर दी है। तो ये सारी चीज़ें ही हम अपने ऑर्गेनाइजिंग में ही बात कर रहे हैं, तो उसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में हमें स्टेप बाय स्टेप फर्दर प्रोसीड करना होता है। तो सबसे पहले इसका जो प्रोसेस नीचे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स आर, फर्स्ट वन है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। means to say it is the first step in building up an organization. It will assist in deciding as to why the proposed organization is to be set up and therefore what will be nature of the work be accomplished through the organization. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। वेदर यू आर, अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रेटेजिक इंटेंट डिसाइड करते हैं। यानी कि अगर आप कोई एंटरप्राइज रन कर रहे हो तो आपको वेल क्लियर होना चाहिए कि आपके विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, क्या आपके गोल है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब तक आप इन सारी चीज़ों को वेल क्लियर नहीं करेंगे, जब तक प्रॉपरली उसको डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार आपने क्या कर लिया, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कर लिया, तो आपकी हाफ प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व हो जाएगी। आप फर्दर पॉजिटिव डायरेक्शन में खुद ब खुद मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप यही है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द बिल्डिंग अप एन ऑर्गेनाइजेशन। इट विल असिस्ट डिसाइडिंग एज टू वाई द प्रपोज ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी सेट। ये ऑर्गेनाइजेशन हमने क्यों सेट करी है और हमें क्या अचीव करना है और वो किस तरीके से अचीव करना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले क्या करनी है, डिफाइन करनी है, डिटरमाइन करनी है
कि अभी आपके क्या गोल हैं, आप उन गोल को कैसे अचीव करोगे, कौन कौन से आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव को कैसे आप कंप्लीट करोगे, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली वेल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपने जो भी आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको आप अचीव कर सकें। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है स्टूडेंट, वो है एन्यूमरेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि सपोज कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें, तो वो क्या करते हैं, द टोटल जॉब इज सब डिवाइडेड इनटू एसेंशियल एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी टोटल जॉब है उनको उन्होंने क्या करा, कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया। ओके जैसे मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो फंक्शंस मुझे परफॉर्म करने हैं वो सारे वेल क्लियर होने चाहिए। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ परचेजिंग की, तो मुझे रॉ मटेरियल भी परचेज करना पड़ेगा, मुझे फाइनेंसिंग का मेरा भी एक अलग डिपार्टमेंट होगा, मेरा सेल्स का भी एक अलग डिपार्टमेंट होगा, मेरा प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट होगा, मेरा एचआर का अलग डिपार्टमेंट होगा, मेरा एक्सपोर्ट प्रमोशन का अलग डिपार्टमेंट होगा। इस हिसाब से फिर मैं क्या करूँगा, फर्दर जो भी इनकी सब एक्टिविटीज़ हैं उनको अलग अलग सब डिवाइडेड करूँगा। तो वही हम अपने सेकंड स्टेप में बात कर रहे हैं, एन्यूमरेशन ऑफ एक्टिविटीज़। जो भी आपको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उनको आप क्या करोगे, एन्यूमरेट करोगे, ताकि आपको वेल क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, प्रोडक्शन में जो भी फंक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं उनके लिए भी आप अलग अलग ग्रुप बनाओगे और उन ग्रुप को वो एक्टिविटीज़ या जो भी टास्क है वो असाइन कर दोगे। जैसे कि अगर आपने कभी कोई फैक्ट्री विजिट करी हो तो आपने वहाँ देखा होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी अलग अलग सब डिपार्टमेंट होती हैं। जैसे कि कोई वुड का काम हो रहा है तो वुड को पहले मशीन से उसको काटा जा रहा है, काटने के बाद फिर उसकी पॉलिशिंग करी जा रही है, फिर उसके पीसेस बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मशीन से प्रोसेस होता हुआ फाइनली वो एक फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से जो भी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एन्यूमरेशन ऑफ एक्टिविटी। और इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। चाहे हम परचेज डिपार्टमेंट की बात करें, परचेज में हम वेंडर सप्लायर की बात कर रहे हैं, कितने हमारे वेंडर हैं, कितने हमारे सप्लायर हैं, परचेज ऑर्डर किस तरीके से हमें सेंड करना है, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट अलग होता है। ओके उसके बाद थर्ड स्टेप पे आ जाइए जो कि है ग्रुपिंग एक्टिविटीज। देन क्लोजली रिलेटेड द सिमिलर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इनटू डिवीजन एंड डिपार्टमेंट्स एंड डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। डिफरेंट बेसिस आर अडॉप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ सब डिवाइडिंग द एक्टिविटीज इनटू ग्रुप्स, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं फंक्शंस लाइक सेल्स, production, finance, etc. are made of the basis of primary grouping. Secondary grouping is made on the basis of geographical areas, types of customers, equipment used, process adopted, constitute part of the major enterprise functions, ठीक है। तो जो भी हमें functions परफॉर्म करने हैं उनके लिए फर्दर हम उन एक्टिविटीज़ को सब डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सेल्स की, तो सेल्स में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। या मार्केटिंग का डिपार्टमेंट की बात करें तो मार्केटिंग में सेल्स है, एडवर्टाइजिंग है, प्रमोशन है, कस्टमर सीआरएम है। अलग अलग फर्दर एक्टिविटीज़ को आपने क्या करा, डिवाइड करा और उनको अलग अलग ग्रुप में अरेंज कर दिया। तो थर्ड स्टेप हमारा यही है, ग्रुपिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा था डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड किए, फिर उसके हिसाब से आपने एक्टिविटीज़ को डिफाइन करा, फिर उन एक्टिविटीज़ को सब डिवाइड करके अलग अलग ग्रुप में एक तरीके से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेफिनेट पर्सन। फिर उसके बाद क्या करोगे, जो भी एक डेफिनेट पर्सन है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दोगे, ठीक है। भाई आपने क्या करा, एचआर डिपार्टमेंट एचआर मैनेजर को डिफाइन एक तरीके से एलोकेट कर दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग मैनेजर को, उसमें भी फिर आप क्या करोगे, जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं असिस्टेंट मैनेजर को आपने अलग एक्टिविटीज़ असाइन करी, टास्क असाइन करे। जितने भी उसमें एक डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको आपने फिर सब डिवाइड कर दी उनकी एक्टिविटीज़, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क आपने वहाँ पे कर दिया। तो वही अपने फोर्थ स्टेप में बात कर रहे हैं, एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेफिनेट पर्सन। जैसे कि एक एचआर डिपार्टमेंट में क्या है, असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का काम कर रहे हैं। उसके बाद जो भी उनके असिस्टेंट हैं उनमें से कोई सैलरी पे का काम कर रहा है, कोई कंप्लाइंस का काम कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहा है। इस तरीके से आपने क्या करा, एक डेफिनेट पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी। ओके उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, एलोकेशन ऑफ फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेफिनेट पर्सन, हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं हेयर स्पेसिफिक जॉब असाइनमेंट आर मेड अप टू डिफरेंट सबऑर्डिनेट फॉर एंश्योरिंग अ सर्टेनिटी ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस। ओके
नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन अथॉरिटी में हम बात कर रहे हैं अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज अ डेंजरस थिंग एंड सिमिलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज एन एम्प्टी वेसल। इस तरीके से हम कहते हैं कि भाई अगर अथॉरिटी है तो बिना अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेंजरस। ठीक है, अगर ऑथराइज है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। और अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन ऑथराइज नहीं है तो उसका भी कोई भी मीन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। दोनों चीजें एक साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करती हैं। हैंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट ओके फॉर इनेबलिंग दैम टू शो वर्क परफॉर्मेंस। ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जैसे कि एक मैनेजर क्या है अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देता है किसको, अपने असिस्टेंट मैनेजर को, अगर वो किसी दिन लीव पे है या फिर वो कहीं किसी अर्जेंट काम से बाहर है। ओके, ताकि उसकी एब्सेंस में जो भी डिपार्टमेंट है उसको उसका जो असिस्टेंट मैनेजर है वो देख सके और वो उसको सारी चीज़ों को प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है स्टूडेंट वो है कोऑर्डिनेशन। एक बार आप ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको अलग तरीके से दिखाया है थोड़ी स्पेसिंग की प्रॉब्लम की वजह से। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप था वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद है एन्यूमिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, आफ्टर दैट ग्रुपिंग एक्टिविटीज, एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेफिनेट पर्सन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड लास्ट कोऑर्डिनेशन। दिस इज नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। इट इज एन integrating function. The performance of department and sections are to be integrated to achieve objectives. तो वहाँ पे coordination क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि एक डिपार्टमेंट है सेल्स का, तो जितने भी सेल्स के फंक्शंस हैं आपस में इंटीग्रेटेड रहेंगे और जब इंटीग्रेटेड रहेंगे तो जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी वो अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, मार्कअप कर लीजिए। अगर किसी भी टॉपिक में या किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा उसको समझ लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।